Hello viewers, welcome to my YouTube channel Rohit Tech, and today we'll discuss the political geography part 2. In the last lectures we have seen the political geographies part 1 in which we have discussed basically the what is state and nations. तो अगर हम थोड़ा सा पुरानी lectures को भी देखें उसको भी थोड़ा रिवाइज करें तो नेशंस क्या होता है एक कल्चरल यूनिट होती है और जो स्टेट होता है एक लीगल एंटिटी होती है और एक स्टेट्स के अंदर में विद इन दी स्टेट्स देर में भी है मोर देन वन नेशंस हो सकते हैं ओके तो नेशंस इज कंप्लीटली डिफरेंट एंड आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेट बेसिकली व्हाट इज अ स्टेट तो हमारे जो की क्वेश्चंस थे जो हम इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी के जो कंसेप्ट है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का ये जो चैप्टर है इसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे जो की क्वेश्चंस है वो है जो हमने अब तक डिस्कस किया दैट फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे हम ये वाला जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ इज अ स्पेस पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज इनटू state and nations. So today our target is how do a state spatially organize their government. Okay, so today we will discuss these questions. How do a state spatially organize their government? तो 1950s में क्या हुआ एक पॉलिटिकल ज्योग्राफर थे रिचार्ड्स हार्सोल्ट उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो स्टेट्स होता है उसमें दो तरीके के फोर्सेस काम करते हैं अब ये मान लिया अगर कोई स्टेट्स है इसमें दो फोर्सेस काम करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्सेस काम करता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस काम करते हैं सेंट्रीपिटल जो फोर्सेस होता है वो बाइंड करते हैं स्टेट्स को वो स्टेट्स को क्या करते हैं बाइंड करने का काम करते हैं यूनाइट करने का काम करते हैं यूनिफाई करने का काम होता है और ये जो फोर्सेज होते हैं ये आउटवर्ड जो फोर्सेज लगे हैं ये डिसइंटीग्रेट एक तरीका होता है इनको हम डिवोल्यूशनरी फोर्सेज भी बोल सकते हैं ठीक है तो ये हो गए हमारे यूनिफाई फोर्सेज ये हो गए हमारे डिवोल्यूशनरी फोर्सेज ओके तो हम इस चैप्टर्स को समझने के लिए पहले फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमने दो तरीके की गवर्नमेंट्स हम बेसिकली देखते हैं जो गवर्नमेंट होते हैं वो दो तरीके की गवर्नमेंट हमने देखी तो एक होती है हमारी सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होती है और दूसरी होती है हमारी फेडरल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट तो मोस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड आर इधर यूनिटरी जिसको हम सेंट्रलाइज टेंडेंसी बोलते हैं और फेडरल स्टेट्स होते हैं तो वैसे तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी कंट्रीज अगर आपने देखी होगी तो हम अगर इसको देखें ये अगर स्टेट देखे इसको लेफ्ट देखे और इसको राइट देखे तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे कोई कंट्री नहीं रहती एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर कोई कंट्रीज रहेगी तो कहीं ना कहीं उस कंट्रीज में टूटने की संभावनाएं ज्यादा रहती है क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन रहती है तो इन बिटवीन जो कंट्रीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इन बिटवीन ही सब मिलेंगे ठीक है तो इन ए स्ट्रॉन्ग फेडरल सिस्टम में द रीजन्स हैव मच कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड फंड तो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है मान लिया अब गवर्नमेंट का कोई ऑब्जेक्टिव है अब ये फेडरल यूनिट्स होंगे ठीक है इन फेडरल यूनिट्स में क्या होता है कि पावर जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट ये क्या करती है पावर डिवीजन ऑफ पावर्स होता है बेसिकली तो गवर्नमेंट क्या होते हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होती है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होंगे जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है जो मेन फंक्शंस होता है जिसको हम वेलफेयर की बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो जो पावर्स होती है वो सारी यहाँ पर होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यूनिफाइंग पावर रहती है लाइक मिलिट्री की पावर रहेंगी एक्सटर्नल अफेयर की पावर रहेंगी ठीक है कम्युनिकेशंस की पावर रहती है तो जो एक ओवरऑल कंट्री को जो यूनिफाई करते हैं जो फोर्सेज जो फैक्टर यूनिफाई करने का काम कर रहे हैं जो यूनिटी का काम करते हैं ठीक है और फेडरल गवर्नमेंट का काम क्या होता है जो डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर सके क्योंकि हम जैसे अगर हम इंडिया का एग्जांपल है इंडिया का एग्जांपल तो बहुत गुड एग्जांपल है जिसमें इंडिया क्या है इंडिया इज एन नेशन है ऑफ ठीक है तो अगर इंडिया एक स्टेट है तो इट इज एन ए कॉम्बिनेशन अकोमोडेशन ऑफ द डिफरेंट नेशंस तमिल तेलुगु हिंदी स्टेट ठीक है पहाड़ी स्टेट तो बहुत सारे स्टेट्स का नेशंस का क्या है ये एक वो है यूनिफाइंग यूनिट है ठीक है अब ठीक है और इन ए स्ट्रॉन्ग फेडरल सिस्टम में द रीजन्स हैव मच कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट पॉलिसीज तो क्या कर रहे हैं बेसिकली जो फेडरेशन का जो मेन काम है जो फेडरलिज्म गवर्नमेंट का मेन काम क्या है टू बेसिकली टू इनेबल द डाइवर्सिटी को जो अकोमोडेट कर सके ठीक है फेडरलिज्म फंक्शंस डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द कंट्री मैंने कहा कि लेफ्ट से राइट में सारी कंट्रीज होती है तो स्ट्रॉन्ग फेडरल उससे वीक फेडरल तो वो कंटेक्स्ट के हिसाब से रीजन के हिसाब से वो फंक्शंस करती है तो फेडरलिज्म अकोमोडेट्स रीजनल इंटरेस्ट बाय वेस्टिंग प्राइमरी पावर इन दी ठीक है प्रोविंसेस स्टेट्स एंड अदर रीजनल यूनिट्स ओवर ऑल मैटर्स एक्सेप्ट दोज एक्सप्लिसिटली गिवन टू दी सेंटर इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि फेडरलिज्म जहां भी होगा वहां पे कॉन्स्टिट्यूशंस होगा जो
पावर को क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। तो क्या होगा, क्लियर कट डिविजन्स आपको जो फेडरल गवर्नमेंट होंगी वहां पे क्लियर कट डिवीजन मिलेगा, ताकि जो लड़ाई है जो वो उनके बीच में जो लड़ाई है वो ना बढ़े। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर है KW रॉबिन्सन, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि फेडरेशन डज नॉट क्रिएट यूनिटी आउट ऑफ डाइवर्सिटी, रेदर इट इनेबल्स दी टू टू को एग्जिस्ट। तो बेसिकली फेडरेशन का काम क्या है, फेडरेशन इज नॉट टू यूनिटी फॉर यूनिफाइंग द कंट्री, इट इज बेसिकली क्योंकि डिफरेंट नेशंस है तो उनको अकोमोडेट कैसे, उनको को एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं, तो ये एक बेसिकली पर्पज रहता है। नाइजीरिया क्या है, गुड एग्जांपल नाइजीरिया का दिखता है, इट इज वेरी एक्सीलेंट एग्जांपल है। नाइजीरिया क्या है कि जब नाइजीरिया स्टेट्स बना तो 36 कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स इसके अंदर क्रिएटेड हुए, और आप ये देखोगे ये जो नर्दर्न नाइजीरिया वाला जो पोर्शन है इसमें ये क्या था, ये पूरा मुस्लिम डोमिनेटेड था, तो मुस्लिम डोमिनेटेड था। तो जब ये स्टेट बना तो यहाँ पे जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट थी उनको आजादी थी उस चीज की कि वो अपने लॉज को डिसाइड करेगी, उनका लॉ किस बेसिस पे चलेगा। और जो सदर्न पोर्शन आप देखोगे ये जूस वाला पोर्शन, यहाँ पे क्रिश्चियंस मिलेंगे। ठीक है, ये क्रिश्चियंस डोमिनेटेड रीजन्स है, ये मुस्लिम डोमिनेटेड। तो मुस्लिम डोमिनेटेड जो रीजन्स थे इन्होंने डिसाइड किया सरिया लॉ को लेकर के आने का, इन्होंने शरीयत लॉ को, और इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल लॉ को ज्यादा प्रेफरेंसेस दी। तो ओवर द टाइम क्या हुआ, ओवर द टाइम इन कंस्टिट्यूएंट यूनिट के बीच में, नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या हुआ, एक टेंशंस बढ़ती चली गई। तो टेंशंस क्या होगी, टेंशन हैज बीन क्रिएटेड इनटू रिफ्ट। ये होता है रिफ्ट, रिफ्ट होते हैं ओपन, जो क्रीप होते हैं ना इसको रिफ्ट बोलते हैं। तो रिफ्ट क्या होते हैं, ओवर द टाइम क्या होती है, और वाइडन होती जाएगी। तो इतनी वाइडन हो गई कि नदर्न स्टेट जो थे उन्होंने क्या करा कि उन्होंने सोचा कि हम जो है, जो नदर्न स्टेट थे इन्होंने सरिया लॉ लेकर के आए ताकि रूट आउट कर सके जो करप्शन है उसको रूट आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये नदर्न स्टेट ने सोचा कि हमें पूरे स्टेट से ही, क्योंकि नाइजीरिया जो कंट्री है तो होल कंट्री से हमें करप्शन खत्म करना है, तो शरीयत का जो लॉ है उसको होल कंट्री में एक्सटेंड करना, तो इसका मतलब सदर्न में भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो उसको सदर्न में एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने क्या करना कर दिया, एक फोर्सेज यहाँ पे क्रिएट हो गया जिसको बोको हराम बोलते हैं। तो एक ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो गया, और ये ग्रुप क्या था, वोयलेंट मिलिटेंट आइडियोलॉजी का ग्रुप था। तो ये फंडामेंटलिस्ट ग्रुप जो है विद इन दी शरीयत लॉ में एमर्ज हो गए, जो लगातार फाइटिंग कर रहे हैं कि ये जो शरीयत लॉ है होल कंट्री में शरीयत लॉ का वो होना चाहिए। डिवोल्यूशन, डिवोल्यूशन इज द डिवोल्यूशन। अब हम देखते हैं डिवोल्यूशन होता क्या है। डिवोल्यूशन क्या है, डिवोल्यूशन बेसिकली शेयरिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। तो डिवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ पावर डाउनवर्ड्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रीजनल गवर्नमेंट एंड विद इन द स्टेट। आपने देखा होगा इंडिया, इंडिया जो सेंट्रल है उसके नीचे स्टेट्स है, तो स्टेट्स को डिवोल्यूशन दिया हुआ, उसके नीचे क्या है, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है, पंचायती राज है। तो इंडिया जी ने गुड एक्सीलेंट एग्जाम्पल। तो डिवोल्यूशन के क्या फोर्सेज होते हैं जो डिवोल्यूशन को डिसाइड करते हैं। तो देर आर दी एथनोकल्चर, जो हमने देखा कि एथनोकल्चर फोर्सेज है, इकोनॉमिक फोर्सेज है, और टेरिटोरियल फोर्सेज है। लेट्स सी वन बाय वन। एथनोकल्चर जो डिवोल्यूशनरी फोर्सेज है वो क्या होते हैं कि मैनी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज आपने देखी होगी कि डिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स केम फ्रॉम नेशंस within a state that define themselves as being ethnically, linguistically and religiously distinct। तो आपने देखा होगा कि नॉट इवन दी यूरोप, इन वर्ल्ड की मोर कंट्रीज में ऐसे ही चल रहा है। म्यांमार में अभी देख लो कि जो रोहिंग्या थे, रोहिंग्या को क्या था, एक तरीके का डिवोल्यूशनरी फोर्सेज था, उनको क्या चाहिए था, दे वर डिमांडिंग मोर ऑटोनॉमी। चाइना को देख ली, चाइना में उगही जो तिब्बत रीजन है, हांगकांग रीजन है, दे आर डिमांडिंग मोर। ठीक है, तो टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। श्रीलंका इज गुड एग्जांपल जहाँ पे जो सिन्हलीज थे वो कर रहे हैं अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना। इंडिया में भी मैनी नॉर्थ ईस्ट में देखोगे मैनी जो एथनो कल्चर डिवोल्यूशनरी फोर्सेज है जो अपने कल्चर्स को, अपने आइडेंटिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लगातार फाइटिंग कर रहे हैं, तो दे वर डिमांडिंग मोर ऑटोनॉमी विद इन द स्टेट। ठीक है, तो टू कंट्रीज इन ईस्टर्न यूरोप में एक बहुत गुड एग्जांपल है जो कि चेजो स्लोवाकिया एंड यूगोस्लोवाकिया, जो कि कंट्रीज थी, और बाद में क्या हुआ बिकॉज ऑफ द डिवोल्यूशनरी फोर्सेज। ठीक है, जो एथनो कल्चर डिवोल्यूशनरी फोर्सेज था उसके चलते पूरी कंट्रीज ब्रेक डाउन हो गई है। आप यूरोप में देखोगे, मैं आगे दिखाऊंगा, जो बाल्कन कंट्रीज है, छोटी छोटी कंट्रीज आपको यूरोप में मिलेंगी, वो यही रीजन है वहाँ का। तो अब हुआ क्या कि जो चेज एंड स्लोवाकिया थे डिवाइडेड देयर कंट्री एंड अबाउट 11%। अब क्या हुआ कि मान लीजिए जब दो कंट्रीज है और दो कंट्रीज मान लीजिए डिवाइडेड हुई है, तो बाउंड्री इस तरीके से डिवाइड होती है, तो सम हाउ एक कंट्रीज में वो, मान ली यहाँ पे वो मेजोरिटी है तो दूसरी कंट्रीज में वो माइनॉरिटी में चली ही जाएगी, या यहाँ पे कोई मेजोरिटी में तो वो यहाँ पे माइनॉरिटी में आ जाएगी।
तो कभी भी इतना कंप्लीट डिवीजन तो नहीं हो पाता कि हमेशा जो है वो एक मेजोरिटी रहेगी, तो हमेशा माइनॉरिटीज रहती है। तो हुआ क्या कि जब चेज और स्लोवाकिया जो डिवाइडेड हुए, तो उसमें क्या हुआ कि 11% जो स्लोवाकियन थे आर हंगेरियन थे। ठीक है, तो दैट माइनॉरिटीज कंसंट्रेटेड अलोंग द बॉर्डर बिटवीन द स्लोवाकिया एंड हंगरी। तो द हंगेरियन जो माइनॉरिटी थी स्लोवाकिया में, कंसर्न अबाउट लिंग्विस्टिक एंड कल्चर डिस्क्रिमिनेशन हैज एट टाइम्स डैमेज ग्रेट डिमांडेड ग्रेटर। अब क्या हुआ, जैसे स्लोवाकिया कंट्रीज बनी, अब ये हंगरी है यहाँ पे, ये स्लोवाकिया, तो यहाँ पे बॉर्डर में क्या थे, हंगेरियन थे। अब इनका क्या हुआ था, एथनिक क्लिंजिंग या इस तरीके की जो एक्टिविटी जो आजकल बहुत ज्यादा डिमांड बहुत ज्यादा एक तरीके से न्यूज में है और एक मॉडर्न टर्म्स बन गई है ये। तो इसके चलते क्या हुआ कि उन्होंने ग्रेटर ऑटोनॉमी सेल्फ गवर्नेंस की बात करी टू प्रोटेक्ट देयर हेरिटेज देयर कल्चर, समझे। तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए डिवोल्यूशनरी, तो इसलिए इसका एक एथनो कल्चर है। इसमें हम देखते हैं कि एथनो कल्चर मूवमेंट इन दी वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगी। आप देखो ये पूरा जो रीजन आप देख रहे हो, ये वाला जो रीजन है, ये देखो ये पूरा बाल्कन कंट्रीज में आप रीजन देखोगे, यहाँ पे डिवोल्यूशनरी फोर्सेज, एथनो कल्चर डिवोल्यूशनरी फोर्सेज मोर एक्टिव आपको दिखेगा। और देखो यहाँ पे छोटी छोटी कंट्री, इसी के चलते क्या हुआ, छोटी छोटी कंट्रीज आपको देखो डिवाइड हुई है। और यहाँ पे जैसे मैसेडोनियाज हो गए, सर्ब हो गए, पोल्स हो गए, ये आपको मिलेगा कि कंट्रीज डिवाइडेड है, बट यहाँ पे क्या है, जो पीपल्स है वो एक दूसरे की बाउंड्रीज में है। तो इसका मतलब एक कंट्रीज में जो, जैसे हंगरी में देखो और सर्बिया में देखो, तो एक कहाँ एक मान लिया हंगेरियन यहाँ पे मेजोरिटी में, बट दूसरी कंट्रीज में आप जाओगे तो क्या होगा, वो माइनॉरिटीज में आ जाएगा। तो उसके चलते भी बहुत ज्यादा श्रीलंका और तमिल सिन्हलीज तो इज गुड एग्जांपल्स है। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल देखने को बहुत ज्यादा मिलेंगे। केस स्टडी ऑफ चाइना, चाइना का केस स्टडी देखते हैं कि चाइना बना कैसे। चाइना क्या है ना, इंटीग्रेटेड 57 एथनिक नेशन इनटू द स्टेट ऑफ चाइना। और चाइना ने अपनी कंट्रीज को, क्योंकि इट इज ना एक तरीके का क्या है, ये पूरा ग्रुप है डिफरेंट डिफरेंट एथनिक नेशंस का, तो इसको यूनाइट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्सेज को ज्यादा करना पड़ेगा, ताकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज है वो ज्यादा वर्क ना करे। तो उसको करने के लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या बनाया, एक तरीके का जो मान लिया वन चाइल्ड पॉलिसी जैसे लेकर के आया था चाइना। तो चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी, उसने क्या करा, वन चाइल्ड पॉलिसी को ऑल ओवर दी कंट्रीज में सेम तरीके से एक्सपेंड और इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसने जो एथनिकली जो मोर डिस्ट्रिक्ट थे और उसने लगता था कि यहाँ पे डिवोल्यूशनरी एथनो कल्चर डिवोल्यूशनरी फोर्सेज एक्टिव हो सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया रूल्स में। तो ये रिलैक्सेशन देना भी एक तरीके से अकोमोडेट करना होता है डाइवर्सिटीज को करना। तो इन चाइनाज फार वेस्ट तिब्बतियन और उगिर जो है सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स आर हैव बीन मोर विजिबल टुडेज इन टुडेज वर्ल्ड में। क्यों, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट और ये सब टीवी और ये मीडिया का जमाना है, तो इसके चलते। अदर एग्जांपल यूरोप में देखते हैं कि डिवोल्यूशन डज नॉट नेसेसरली फ्यूल ग्रेटर कॉल्स फॉर इंडिपेंडेंस। तो ऐसा नहीं है कि हर बार वो इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं, बट विद इन द स्टेट्स में भी क्या करते हैं कि जैसे इसका एक गुड एग्जांपल है जो ब्रिटेन है, जिसको हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, डिफरेंट अकोमोडेट डिफरेंट कंट्रीज को बोलते हैं। तो जिस जैसे आपका स्कॉटलैंड है, तो इन्होंने क्या किया ओवर द टाइम, यहाँ पे एथनो कल्चर डिवोल्यूशनरी फोर्सेज क्या हुई, यहाँ पे एक्टिव हुई। तो यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया, जो ब्रिटिश था, ब्रिटेन ने क्या किया, इनको इनकी आउन पार्लियामेंट दे दी, ताकि ये अपने जो डेवलपमेंट है, वेलफेयर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपने काम खुद कर सके। तो लेटर 1990s में क्या किया, वेल्स में भी, नदर्न आयरलैंड में भी उन्होंने पार्लियामेंट। तो अब पूरा यूनाइटेड किंगडम एज ए यूनिफाइंग कंट्रीज की तरह बिहेव करता है। इकोनॉमिक, अब दूसरे जो फोर्सेज हमने देखा, दूसरे सेकंड नंबर पे क्या देखेंगे, सेकंड नंबर पे हम देख रहे हैं इकोनॉमिक डिवोल्यूशनरी फोर्सेज। तो इसका एग्जांपल है, जैसे इकोनॉमिक डिवोल्यूशनरी फोर्सेज क्या होता है कि जैसे सम रीजन्स क्या है कि सम रीजन्स आप देखोगे, जैसे इंडिया में देख लीजिए, इंडिया में क्या हुआ कि ये वाला जो रीजन है, दिस इज द मोस्ट रिसोर्स रिच कंट्री, ये रीजन है। आप देखोगे यहाँ पे पूरा रिसोर्स, जो बस्तर वाला रीजन है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। और यहीं पे आप देखोगे मार्क्सिस्ट मूवमेंट भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। ये मार्क्सिस्ट मूवमेंट क्या कर रहे हैं, एक तरीके के डिवोल्यूशनरी फोर्सेज है, इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं कि हम यहाँ पे डेवलप कर सके, ताकि गवर्नमेंट का विरोध करते हैं। बट मोस्ट डेवलप रीजन ये है पूरा, ये हो गया डेवलप रीजन, बट ये तो अंडर डेवलप रीजन रह गया। तो यहाँ पे डिवोल्यूशनरी फोर्सेज काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे कैटालोनिया है एक रीजन स्पेन में, ये देखो ये हो गया कैटालोनिया।
दिस इज द मोस्ट, एक तो इसका सिग्निफिकेंस देखो, पोर्ट सिटीज है यहाँ पे, पूरा रिसोर्स बहुत है यहाँ पे, ऑयल्स के अदर रिसोर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बट दिस जो रीजन है ये इतना डेवलप नहीं है, अंडर डेवलप रीजन है। तो ये डिमांड करते हैं कि हमारा जो रिसोर्स है, जीडीपी में हमारा पोर्शन इतना ज्यादा है, हर चीज में हमारा पोर्शन रहता है, बट डेवलपमेंट हमारा नहीं हो रहा है, वेलफेयर हमारा नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा नहीं हुआ। ये सार्डिनिया और पेडानिया इन इटलीज में आप देखोगे ये रीजन, दे हैव द मोस्ट सिग्निफिकेंट, मेडिटेरियन सीज में आइलैंड कंट्री नेशंस है ये, ठीक है। टेरिटोरियल इन्फ्लुएंस, टेरिटरी का क्या रीजन होता है, टेरिटरी क्या होता है, ये ऐसे सेपरेट एक तरीके से काम नहीं करती है। जो टेरिटरी का जो इन्फ्लुएंस होता है वो एथनो कल्चर, ठीक है, और जो इकोनॉमिक होते हैं, एथनो कल्चर और इकोनॉमिक फोर्सेज, जब डिवोल्यूशनरी फोर्सेज काम करते हैं तो टेरिटोरियल क्या करता है, एक तरीके से उन फोर्सेज को और ज्यादा क्या करता है, फ्यूल प्रोवाइड करता है ये तरीके का। तो ये एक तरीके का क्या होता है, टेरिटोरियल फोर्सेज जो इन्फ्लुएंस होता है, इट विल बी मोर विजिबल वेयर एथनोकल्चर और इकोनॉमिक डिवोल्यूशनरी फोर्सेज इज ऑलरेडी एक्टिव। और वहां पे अगर टेरिटोरियल का भी एक रीजन लगता है, मान लिया जैसे आप देखोगे इंडिया को ही देख लीजिए आप, आपको कहाँ ज्यादा मूवमेंट मिलेगी, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में डिस्टेंस हो गया ना, दिल्ली कैपिटल यहाँ से कितना डिस्टेंस हुआ, कश्मीर में, तो बाउंड्री स्टेट में वहां पे ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो डिस्टेंस, रिमोटनेस एंड मार्जिनल लोकेशन फ्रीक्वेंटली स्ट्रेंथन दी डिवोल्यूशनरी टेंडेंसी। तो आज अगर आप वर्ल्ड में डिवोल्यूशनरी फोर्सेज को आप देखोगे तो आपको सारी रीजन ऐसा ही मिलेगा। ताइवान को देख लीजिए, अलग एक नेशंस है, तो वहां पे डिवोल्यूशन है। सर्डिनिया इटलीज में देख लिया, कोर्सिका फ्रांस में देख लिया, सिंगापुर मलेशिया का है पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितने भी पार्ट देखोगे आपको डिस्टेंस पार्ट मिलेंगे ज्यादातर। इलेक्ट्रोल ज्योग्राफी, इलेक्ट्रोल ज्योग्राफी क्या होती है, इसको समझते हैं कि द पार्टीशनिंग ऑफ द स्टेट टेरिटरी, स्टेट टेरिटरी का जो आप पार्टीशन करते हैं ऑफ स्टेट टेरिटरी इनटू इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स रिप्रेजेंट अनदर की कंपोनेंट ऑफ स्टेट्स इंटरनल पॉलिटिकल ज्योग्राफी। जैसे अभी आप देखते हो कि जो इंडिया है, अब इंडिया में क्या है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, तो इलेक्टोरल ज्योग्राफी क्या हुआ, तो पूरे होल स्टेट्स को क्या करा है। अगर आप आर्टिकल पॉलिटी में देखोगे, आर्टिकल 80 के तहत स्टेट्स आर क्या करे, टेरिटोरियल डिवाइडेड किया गया उनको ऑन द बेसिस ऑफ द, तो वो क्या हुआ, इलेक्टोरल ज्योग्राफी का कंसेप्ट है। तो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज में तो होल स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल, तो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी में दो इट इज बेस्ड ऑन इंडिया में बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, बट ज्योग्राफी का भी रोल बहुत ज्यादा है। आप देखोगे जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पॉपुलेशन तो डेंसिटी नहीं है, बट वहां पे क्या स्पेस स्पेशल पॉपुलेशन है, तो उसको उसी हिसाब से उसको अकोमोडेट किया जाता है स्पेस के डेवलपमेंट के हिसाब से, ठीक है। द टेरिटोरियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दी, आप देखोगे पॉलिटिकल ज्योग्राफी में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट, ये हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट कैसी होती है, और इसके इनके बेसिस पे हम इकोनॉमिक, एथनो कल्चर और टेरिटोरियल इन्फ्लुएंस दे सकते हैं ऑफ डिवोल्यूशनरी फोर्सेज का। जैसे आप थाईलैंड है, ये थाईलैंड की देख रहे हो कि थाईलैंड का ये देखो एक्सटेंडेड आर्म है, तो आपको यहाँ पे डिवोल्यूशनरी फोर्सेज कहाँ पे मिल सकते हैं, इस वाले रीजन में आपको डिवोल्यूशनरी फोर्सेज मिल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रोरप्ट पोजिशंस। देखो ये कॉम्पैक्ट है, तो ये कॉम्पैक्ट पोजीशन है, तो आपको यहाँ पे नहीं मिलने का ज्यादा, यहाँ पे डिवोल्यूशनरी फोर्सेज कम एक्टिव रहेंगे। तो हर सेंटर से डिसीजन देखो सेम है ना सारी। आप देखो इलोंगेटेड, ये इलोंगेटेड है ना चीज, इसको यूनाइट करना इज वेरी चैलेंजिंग। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन देखो आप कि ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी चैलेंजिंग पोजीशन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होंगे, फ्यू सेंटर ही इकोनॉमिक सेंटर डेवलप होंगे, यहाँ पे ज्यादा सिटीज डेवलप नहीं कर सकते। जैसे ये है प्रिटोरिया, क्या होता है, जैसे साउथ अफ्रीका में जो लिसोतो बीच में कंट्री होंगे, इसको बोलते हैं प्रिटोरिया। और देखो फिलीपींस क्या होगी, ये होते हैं फ्रेगमेंटेड, पूरे आइलैंड है ना, आइलैंड आर्क इसको बोलते हैं, पूरा आर्कीपेलाग जो है ना ये पूरा। थैंक यू गाइस, we will discuss the political geography part 3 in the next session. Thank you.